आप ना मेरी आंसर शीट चेक कर लो क्योंकि कब करा दूंगा सर एग्जाम बाद? मंडे मंडे के बाद मैं फ्री हूँ। देखता हूँ फिर तुम कितना लिखते हो। और ये इनका ऑप्शनल ज्वाइन करो तुम लोग, हिंदी नगीना के गाइडेंस में कर लो भाई, अच्छा खासा अनुभव है नगीना के पास। नहीं मैं कर ले सर। तो मैं सोच रहा था किसी को ज्वाइन कर लूँ। ठीक है ज्वाइन करना है। और सब लोग सीरियस लिया करो नगीना को, ऐसा नहीं फिर तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्लास कर रहे हो, बस वो काम नहीं चलेगा। देखो कहीं से कुछ सीखने को मिलता है तो मतलब उसको सीरियस लोगे तब फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो ऐसे लोगे तो फिर भूल जाओ आप लोग, कुछ फ़ायदा भी मिलेगा आप लोगों को। समझ में आया? तो निखिल ज्वाइन कर लेना इनके हिंदी ऑप्शनल। मैसेज कर दिया हूँ सर। रिप्लाई आ जाएगा। कितने सर बजे मुझे ना ऑप्शनल के लिए वो मोनिका नंबर भेज देता हूँ, उससे बात कर लेना, ऐसे फ्री रहती है, मैं बात किया था एक दिन उससे। नहीं मैंने ये बोल रही थी, मुझे कोई बुक सजेस्ट कर देते सोशियोलॉजी की। हिंदी मीडियम में कोई बुक है ही नहीं। अभी नोट्स पे कमांड करो, बस चैट जीपीटी से एग्जांपल कर लेना, वो नोट्स इनफ है परंतु बस उसमें एग्जांपल की कमी है। तो एग्जांपल चैट जीपीटी से कर लेना, जब भी कोई भी टॉपिक है तो उसका रिसेंट में करंट से कैसे जोड़ पाओगे उसके लिए। और मैं कोचिंग लिया हूँ एक, तो वो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर का, वो पढ़ लेना बस सोशोलॉजी के लिए। वो पीडीएफ दे दूंगा मैं मंथली जैसे आएगा वो, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ज़्यादा किताब के चक्कर मत पढ़ो, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ो, और क्लास देखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बहुत देख लिया क्लास, चुपचाप ओनली नोट्स पढ़ो। समझ में आया? नोट्स पढ़ो ओनली, कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या बोल रही थी? मेरा ना नेटवर्क चला गया था। मैं बोल रहा हूँ कि ओनली जो ऐसे पढ़ने वाले नोट्स हैं ना वो पढ़ो ओनली, क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, और नई कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत है, बस उसमें एग्जाम्पल की कमी है, तो एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करंट अफेयर के सोशोलॉजी के नोट्स मैं दे दूंगा, मैंने किसी कोचिंग का लिया है, तो वो मंथली आपको मिल जाएगा। ठीक है ओके, और एक करंट अफेयर की क्लास आती है उस पे, किस पे? मंथली। किस पे? एक चैनल है, मैं आपको दे दूंगी उसका, तो मैंने अभी स्टार्ट करी है। तो बिना मेरे से पूछे पर स्टार्ट कैसे कर लिया पहले तो बताओ। अरे नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, ऐसी रेगुलर देखी थी, एक ही हुई थी अभी जनवरी की, तो फिर मुझे ना उसमें ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो जो थ्योरी बता रहे थे वो तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। अच्छा सोशोलॉजी का? हाँ ठीक है भेजना, चैनल देखते हैं, तो देखूंगा तभी ओके। पता चलेगा कैसा क्या है। मतलब जितनी भी घटनाएं होती हैं वो उसको सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से बताती हैं। अगर ऐसा है तो बढ़िया है, वो देखना पड़ेगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा तब पता ठीक है, लगेगा मैं कैसा क्या करवाते भेज दूंगी मैं हैं। आपको। हाँ ये काजल, आप लोग कितने बजे डिस्कशन करते हो हिंदी ऑप्शनल का? 9 बजे रात को? नहीं सर 8:30 बजे, 8:30 से 10। अच्छा 1.5 घंटे का। डिस्कशन कैसे करते हो आप लोग? पहले मतलब टॉपिक देती है नगीना, उसे पूरा अच्छे से बेसिक से पढ़ाती है, समझाती है, फिर और क्वेश्चन देती है, फिर उसको हम लोग लिख के लाते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में, फिर जो गलतियां होती हैं उन्हें वो बताती है। अच्छा इसलिए से करने की जरूरत है, ये ऐसा वैसे जो भी। मैं तुम लोगों टेस्ट की कॉपी देखूंगा, देखता हूँ कैसा लिखते हो तुम लोग, तब पता लगेगा। हाँ सर ठीक है, देख लेना आप। तो किसका अरे सर आप ना मेरा ना नोट डाटा खत्म हो गया क्योंकि मैं क्लास डाउनलोड कर लेती ना, आप वो चेक ठीक कर है, लो मैं कॉपी। रिकॉर्डिंग कर दूंगा, चलो कोई नहीं। क्योंकि ना वो मैंने किसी और से डाटा लिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो तुम्हारी कॉपी चेक कर देता हूँ सबसे पहले, कितने आंसर है उसमें? उसमें हर क्वेश्चन, हर एक पीडीएफ में 2-2 आंसर है। अच्छा ये युवराज का भी चेक करना था, रुको 1 मिनट। ये आ रहा तुम्हारा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ये दोनों है ना, ये और कोई भी है? या सोशियोलॉजी 1 करके भी भेजा था क्या आपने? हाँ 1 2 3 जितने भी है, मतलब ऐसे 1 2 3 करके भेजा है मैंने। ए तेरे उल्टा काहे बनाते हो, अब ये कैसे चेक होगा?
ये हो जाता है पता नहीं कैसे। और एक तो मैंने दूसरे के फोन से बनाया, मेरा फोन बेकार हो गया पूरी तरह। मैं टैबलेट से आती हूँ। कभी कहाँ से चालू हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन किधर है, कोई अता पता नहीं मैंने नंबर नहीं, पेज नंबर लिखे हुए मैंने। अच्छा, सही से बनाया करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब मुझे ऐसे करके चलो ठीक है कर देता हूँ, फिर भी पर सही से बनाओगे तभी फ़ायदा मिलेगा। ओके। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि रोटेट हो जा रहा है। चलो ठीक है देखते हैं, पहले तो ओपन तो करो इसको PDF को। ये मामला गड़बड़ जा रहा है क्या, सही जा रहा है। चलो देखते हैं क्या लिखा आपने। भारत में राजनीतिक अभियानों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए भारत के सामाजिक विकास में इनकी भूमिका तथा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की सफलता को दर्शाइए। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा था इधर, ठीक है। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्षक लोगों के समूह को अभिजन वर्ग कहते हैं तथा सामाजिक अभियोजन का वह वर्ग जो राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष पर हो उसे राजनीतिक अभियोजन कहते हैं, जैसे USA में ट्रंप, भारत में मोदी आदि। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की डिमांड थी कि भारत में राजनीतिक अभियोजनों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए, प्रकृति ये पहली क्वेश्चन की डिमांड है। भारत के सामाजिक विकास में इनकी भूमिका दूसरी क्वेश्चन की डिमांड ये है, तथा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की सफलता को दर्शाइए। 3 क्वेश्चन, तो मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। राजनीतिक अभियोजनों का सामाजिक प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है, प्रकृति बताना था पहले तो आपको। आप ये डायरेक्ट इनका प्रभाव पे क्यों चली गई, पहले तो इनकी प्रकृति बताओ, किस प्रकार कितने प्रकार के होते राजनीतिक पॉलिटिकल। राजनीतिक अभियोजन का सामाजिक प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है, इस टाइप की भाषा नहीं, डायरेक्ट लिखो भाई प्रभाव क्या है। देखो यही तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखो मेरे सोशियोलॉजी में 185 आया है, उसके कारण यही है, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। सीधे से टू द पॉइंट 1 लिखना होता है। दूसरी बात, सोशियोलॉजी में 3 पेज ही आते हैं और अदर ऑप्शनल में 4 पेज लिखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ये कोई काम का मतलब नहीं है। डायरेक्ट ही लिखो प्रभाव। अब पहली बात, प्रभाव कहाँ पूछ रहा, प्रभाव पूछ ही नहीं रहा। पहले तो नेचर बताओ इनका कैसे कैसे होते हैं, फिर सामाजिक विकास में इनकी भूमिका क्या है। भाई जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड वो लिखो, फालतू चीज़ें नहीं। बहुत प्रभावशाली होता है, ये कुछ विशेष गुण और योग्यता के युक्त होते हैं जो इन्हें अन्य से श्रेष्ठ बनाता है। ये राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया की अहम भूमिका निभाते हैं। कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है। राजनीतिक अभियोजन, राजनीतिक संरचना या राजनीतिक संस्कृति एक समूह है। तो जब तुम यहाँ पे जब डिफाइन कर चुकी हो तो फिर यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रही हो इसको अलग से। कोई मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा निरक्षरता की समाप्ति, स्वतंत्रता, समानता की स्थापना, धर्म निरपेक्षता का प्रसार, योग्यता का महत्व स्थापित करना, सत्ता विकेंद्रीकरण। अरे ऐसे नहीं लिखना होता, जब भी लिखो तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, ये गलत तरीका है, नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। अब भाई इनके सामाजिक विकास में क्या क्या भूमिका है वो बतानी थी। फिर सामाजिक आर्थिक विकास की सफलता को दर्शाओ, वो तो कहीं भी दुख नहीं रहा अभी तक तुम्हारे क्वेश्चन में। उत्तराखंड समाज के निर्माण आदि हमारे निर्धारण लक्ष्य और राजनीतिक अभियोजनों और योजनागत तरीके से प्राप्त कर सामाजिक जीवन स्तर में सुधार, मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, सुधार तथा जीवन जाति व्यवस्था में सुधार, महिला सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर। डायरेक्ट एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रखना। मतलब हर चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में और पॉइंट वाइज एग्जाम्पल, पॉइंट विद द एग्जाम्पल, तब जाके नंबर मिलेंगे। राजनीतिक अभियोजनों की भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये कोई मतलब नहीं, ये लाइन लिखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट सामाजिक आर्थिक योगदान, खत्म बात राजनीतिक अभियोजन का। नीति निर्माण और कानून निर्माण के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। एक चीज़ याद रखना, चैट GPT का यूज किया करो। पहले ये जो क्वेश्चन लिखते हो ना, जैसे क्वेश्चन लिखा आपने, चैट GPT उसको फोटो डालो, ठीक है। फोटो डालने के बाद में चैट GPT से बोलोगे मुझे UPSC के अकॉर्डिंग 250 या 300 वर्ड्स में इसका आंसर बना के दो मुझे, तो वो एक फॉर्मेट बना के दे देगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाएगी, भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है। ये एटलीस्ट फालतू तो नहीं लिखोगी। ओके। इसमें नीति निर्धारण, कानून निर्माण के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे विकास तय किया, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान,
अभी सब फालतू पेज भरी हो तुम। विकास योजना के प्रारंभ, क्रियान्वयन, राजनीति अभियान, कल्याणकारी योजना का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कोई मतलब नहीं है। संसाधनों का आवंटन केंद्रीय राज्य बजट में। अब ये एक एक लाइन लिखो बस। कृषि पैकेज, एमएसपी को बढ़ावा देना, विश्वास पैदा करना, सामाजिक न्याय, समावेशी राजनीतिक नेतृत्व, कल्याणकारी नीतियाँ, सामाजिक सुधारों के माध्यम से पिछड़े वर्गों, हाशिए पर मौजूद समुदाय की मुख्यधारा के लाने के प्रति समान लक्ष्य। तो पहली बात एक चीज़ याद रखना, जब भी लिखो तो सबसे पहले से देख के लिखो। बिना देखे लिखने का तो प्रयास करो ही मत स्टार्टिंग में। देख के लिखिए तो चैट जीपीटी सर्च करो, उसका एक फॉर्मेट समझो, उसका डिमांड समझो, अच्छा क्या क्या है, फिर अपने नोट्स का यूज़ करो, तब जाके एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। अच्छा ये आगे भी चल रहा है अभी उठा के फेंक दूंगा तो मैं। पहली बात तो है ना भाई, 3 पेज ही मिलते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। अरे कोई भी काम का नहीं है, फालतू लिखने का मतलब नहीं है। भारत में अगर मैं इसमें नंबर दूं तुम्हें तो 20 में से इसमें 3 नंबर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक अभियोजनों के सामाजिक आधारों को स्पष्ट करते हुए, अभी देखो पहली क्वेश्चन डिमांड, उनके भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कार्य संचालन को किस प्रकार प्रभावित किया है। दूसरी डिमांड, स्पष्ट करते हुए इनके प्रभाव के संदर्भ में लिखे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं आपने? ये तो अभी जो सर ने जो क्लास कराई थी तो उन्होंने उसके बाद। अरे भाई ये एक ही क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक ही है, तो काहे बार बार लिख रहे हो? उसमें तो अलग अलग, अरे अलग अलग वो टाइप्स फॉर्मेट होता है उसका, अपन है एक ही क्वेश्चन है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ इन दो ये जो आंसर लिखा है वो कैसा है? देखता हूँ अभी। राजनीति अभियोजन राजनीतिक संरचना या राजनीतिक संस्कृति के ऐसा समूह है जिनके राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार होता है, जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है। भारतीय संदर्भ में राजनीतिक अभियोजनों को निम्न आधारों पर देखा जा सकता है, जैसे सामाजिक आधार पर लालू प्रसाद यादव, हाँ ये अच्छा है, यहाँ पे जो दिया है ख्याति गोविंदा हेमा मालिनी, पारिवारिक आधार ये हुआ ना, ये अच्छी बात है, ये तुमने सही किया, एकदम बढ़िया। सामाजिक आधारों के आधार पर बताते हुए ये एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आगे, बाद में राजनीतिक अभियोजनों के सामाजिक आधारों के आर्थिक आधार। अब जब वहाँ लिख चुके थे अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है? ये कोई ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ तुम दिखा दी भाई सब कुछ, ये बढ़िया इतना तरीका, बढ़िया तरीका, धार्मिक आधार सब तो दिखा दी, तो उसको क्यों बार ये सफिशिएंट था। हाँ उठा के फेंक दोगे। कॉलेज के एग्जाम नहीं है जो तुम पेज भर के आओगे नंबर मिलेंगे तुम्हें। मुझे लगा आगे भी करना चाहिए। नो यही तो समझो आंसर राइटिंग। फिर उसे बात में सामाजिक आर्थिक कार्य संचालन किस प्रकार प्रभावित किया, तो प्रभावित किया होगा तो पॉजिटिव तरीके से भी किया होगा, कुछ नेगेटिव तरीके से भी किया होगा। स्पष्ट करके प्रभाव के संदर्भ में लिखे, तो यही लिखना था इनके। देखते हैं आप कह रहे हैं, परंतु इनके नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाई सकारात्मक में तो बता दो पहले, नकारात्मक चली गई। जाति, धार्मिक, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्या की प्रोत्साहित करते भारतीय सामाजिक विकास से बाधा रहा है। साथ ही सत्ताधारी दलों द्वारा विकास कार्य को क्रियान्वयन में लोक नीतियों के निर्माण में इन क्षेत्रीय भाषा समूह के हितों को प्राथमिकता दिलाकर राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा द्वारा लोकतांत्रिक क्रिया से मंजूर की है। जैसे झारखंड में डीको का विरोध, महाराष्ट्र के राज ठाकरे नेतृत्व में मना तंत्र। अरे भाई इनको नेगेटिव को लिख रही है, उनके लिए तो पॉजिटिव कार्य है ना। पर वहाँ पे तो जो आंदोलन हुआ था ना नॉर्थ लोगों के लिए, अरे तो भाई क्या उनके अधिकारों की मांग करना कोई गलत है क्या? गलत वो नहीं होता है, कभी भी चीज याद रखना। संविधान के आधार पर जब आंदोलन का अधिकार दिया गया तो गलत कैसे हो गया? स्पष्ट है। उन लोगों के साथ गलत हुआ था ना, अरे मतलब उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। मैंने उससे देखा था पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा ध्यान से लिखिए आप। ये डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते जी, हमेशा याद रखना। आप ये बोल सकते हो जातिगत विभाजन बढ़ता है, धार्मिक अलगाव होता है इनके कारण, क्योंकि धर्म की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो लिखिए। आप डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। मतलब किसी का नाम है पार्टिकुलरली, किसी को ऐसे नहीं जोड़ सकते। आपने तो यहाँ पे सब कुछ जोड़ दिया है, पार्टियां भी बता दी, वो नहीं करना। यही तो बात है। स्पष्ट कि भारतीय राजनीतिक अभियोजनों के सामाजिक आधारों में भारतीय समाज को सकारात्मक। देख फिर ही वही चीज़, ये कोई ज़रूरत नहीं होती भाई लिखने की, इनसे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। वर्तमान भारतीय प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच दूरियां भी कम हुई हैं। आपसी हित गठबंधन राजनीतिक सत्ता प्राप्ति राजनीतिक अंग है, परंतु सामाजिक राजनीतिक दावे पर देश शासन प्रांतीय दलों की भूमिका और विचारधारा में जगह कार्य कोई मतलब नहीं है। मायावती सोशल इंजीनियरिंग बुद्धि भट्टाचार्य के उदाहरण कैसे यदि नहीं मतलब राजनीतिक अभियोजन वर्गों को सामाजिक आधारों पर भारतीय विवाद पर नकारात्मक प्रभाव को जिम्मेदारी है।
भारतीय समाज की परंपरा संस्कृति सामान्य विशेषता कला ये कहाँ से आ गया भाई? ये डिमांड डायरेक्टली वो कला को प्रोत्साहन दिए है। भाषा क्षेत्र और धार्मिक संप्रदाय लोगों मन अनुच्छेद लोगों इतना लंबा से लिखना होता है। भारतीय समाज का आधारभूत समस्या गरीबी, उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल से रोजगारी करा कर क्या दिया है? उन्मूलन करा कर किया जाए क्या? भाषा शैली में एक बार पढ़ लिया करो खुद के आंसर को, पता लगे खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बहुत सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा मैं पहले बता रहा हूँ, चैट जीपीटी पे अपना किया करो। ठीक है। और कहाँ है तुम्हारे ये? मैं ही बची हूँ क्या क्लास में? तो तुम्हारी कॉपी चेक हो रही है ना, तो क्यों रुकेंगे सब लोग? तुम्हारा मूल्यांकन शैली देखेंगे। चलो इसमें भी उल्टा से उल्टा करके रखा है तुमने। नहीं, मुझे अब तक पता नहीं था ना कि ये पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, तो अब से मैं लिखूंगी पॉइंट फॉर्मेट में एकदम। ऐसा नहीं है, पर लिखना होता है पॉइंट फॉर्मेट लिखो, चाहे आप किसी में भी लिखो, परंतु एक तो पॉइंट फॉर्मेट जहाँ जरूरत प्रभाव डायरेक्ट पूछ रहा तो डायरेक्ट लिखिए ना आप। चलो अगला, समाजशास्त्र यूरोप में उभरा और अमेरिका में समाज में सुधारवादी दृष्टिकोण पर विकसित हुआ। ठीक है, तो ये आपको दो डायमेंशन में बताना है। और ये अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र की तुलना की गई। समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र के लिए अलग अलग विधान में अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें मैक्स वेबर, सीमेल, हॉबॉब्स, इतना नाम की लिखने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। नहीं, उनके थिंकर के अनुसार इसकी परिभाषा मैंने दी थी थोड़ी। तो कहाँ परिभाषा लिखा है तुमने? परिभाषा लिखी नहीं तुमने, तो बता रहे हो तुम। ओके, समझ में आया? कोई मतलब नहीं है। यूरोप की परंपरा के स्वरूप को देखें तो यूरोप में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रधानता, धार्मिक शिक्षा व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ राजा का देवी रूप प्रचलित, सामंतवादी व्यवस्था, परिवार में नाते संबंधी। क्या आपसे ये पूछ रहा है भाई समाजशास्त्र यूरोप में क्यों हो रहा है? नहीं, यूरोप में कैसे कैसे हो रहा, मैं ऐसे बता रही थी कि पहले पारंपरिक थी, फिर उसके बाद हुआ इसका वो होता है। धर्म आधारित मूल्य, जात एकमतता, उपरोक्त सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, धर्म समर्थन प्लस सामाजिक व्यवस्था के बारे में धर्म आधारित आस्था विश्वास पर आधारित ज्ञान का प्रचलन था। यूरोप में आधुनिकता विकास के वैज्ञानिक क्रांति से प्रेरित, जिसमें कोपरनिकस केंद्रीय सिद्धांत पर आप तो स्टोरी लिख दिए हो। बैंकिंग व्यवस्था ये नो जाके पढ़िए जाके आप। मैं पहले बता रहा हूँ, चैट जीपीटी पे लिखा करो, ये फालतू चीज़ें नहीं लिखोगी। इन सब क्रांति योगदानों से बाद फिर अपन आंसर अपना नोट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, परंतु उसमें एक आपको मतलब फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी। इन सब क्रांति योगदान से यूरोप की क्रांति कहाँ बताई तुमने? भाई समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, वहाँ के समाज में प्रॉब्लम होने लगी, औद्योगिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, समाज विघटन हुआ, अलगाववाद आया, तो इन समस्याओं का अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का उद्भव होता है। फिर उसमें अगस्त कॉम्टे, इनका सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे करके लिखना है भाई। फिर अमेरिका में ये बोला कैसे भाई, अमेरिका में विकास कैसे हुआ, वो तो मैंने आगे लिखा है ना। इन सब क्रांति यूरोप जीवन क्षेत्र में तारीख सभी जिसमें स्वतंत्र समता। इतना लंबा क्वेश्चन, पहली बात तो खत्म, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। तुम 3-3 पेज में क्यों लिखे जा रही हो? और जब भी कोई काम का नहीं लिखा, सिर्फ 2 पेज में? तो और क्या, 10 नंबर का क्वेश्चन भाई 2 ही पेज में, आगे और पीछे बस उतना ही मिलता है। और 20 के लिए 3 बस? हाँ, ये चीज याद रखना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे कंटेंट की वो देखी जाती है, आपने क्या लिखा है ये नहीं। अरे मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए भाई, कंटेंट आपके स्टोरी फॉर्मेट में नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। यूरोपीय समाजशास्त्र में सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से उभरा था, परंतु अमेरिका परिस्थिति अलग थी, जिसमें नस्लीय भेदभाव, अपहरण, अपराध, गरीबी, शहरीकरण, युद्धीकरण जैसी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ समाजशास्त्र पर्यायी रूप में विकसित हुई। अमेरिका यूरोप की तरह सिद्धांतों जो नहीं दिखे, बल्कि गरीबी, असमानता, श्रमिक समस्या, अपराधी जीवन जैसी वास्तविक समस्या प्रयोग हुई। ये कहाँ से लिखा तुमने? ये तो नोट्स में तो नहीं है। हाँ, ये मैंने फिर अलग से पढ़ा था ना, फिर मैंने चैट जीपीटी की व्यू दी थी। इसमें शिकागो स्कूल के 20 के दशक में अमेरिका समाजशास्त्र का केंद्र था, केंद्रीय विषय शहरी जीवन, अपराध। अरे इतना नहीं लिखना होता भाई, ये लिखो बस वहाँ पे। हाँ, शहरी अपराध को लेके डिस्कशन हुआ। अप्लाइड सोशलिस्ट उदय, ऐसा जो सुधार समाज सेवा में लगे थे, सुधार के जुड़ाव थे, सेंट्रल होम मूवमेंट शिकागो। साथ ही डब्ल्यू बॉयस ने नस्लवाद अफ्रीका में समुदाय। क्या क्या लिख रहे हो? निष्कर्ष है कि यूरोपीय समाज के साथ जरूरत है, परंतु समाज का विकास अमेरिका में समाज अधिक समाज के समस्या हल करने में। हाँ। निष्कर्ष तो फिर भी ठीक है, अब फिर ही उल्टा बना दिया।
ये हो जाता है, कैसे हो जाता पता नहीं है? कैसे। बनाओगे तो नहीं। मैं सीधा क्लिक करती हूँ, ये हो जाता है। चलो कोई नहीं। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की तुलना कीजिए। ये क्या हो गया? मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों ही मानव समाज की सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जिनका लक्ष्य मनुष्य और समाज की समस्या समझाना है। यद्यपि दोनों में अध्ययन के विषय कुछ हद तक समान है, फिर भी उनकी उत्पत्ति, कार्य क्षेत्र, दृष्टिकोण और पद्धति में अंतर विद्यमान है। जिस मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की तुलना करने पर निम्न पहलू नजर आते हैं। ये कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। मनुष्य समग्र अध्ययन, डायरेक्ट ये लिखो भाई। तुलना करो तो पहले समानता लिखो, फिर असमानता लिखो। और जितना ज़्यादा अच्छा चाहो तो टेबल में जब भी कंपैरिजन जब पूछा तो टेबल में लिखो। इतना चलिए लिखने का मौका मिलता है भाई, वहाँ पे पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा तुमसे। मानव शास्त्र मनुष्य का समग्र अध्ययन, जैविक, सांस्कृतिक, भाषा और पुरातात्विक आयाम शामिल है, जबकि समाज शास्त्र में आधुनिक समाज, उनकी संस्थाएं, सामाजिक संबंध, असमानता और परिवर्तन मुख्य विषय का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र आदिम से आधुनिक समाज तक विकासवादी दृष्टिकोण, जबकि समाज शास्त्र मुख्यतः समकालीन और जटिल समाज का अध्ययन करने वाला है। मानव विज्ञान फील्ड वर्क, एंथ्रोपोग्राफी, भागीदारी, अवलोकन, प्रवृत्ति साक्ष्य पर आधारित है, जबकि सर्वेक्षण प्रश्नावली साक्षरता सांख्यिक विश्लेषण पर आधारित है। अरे यहाँ लिखो ना समाज शास्त्र है, जबकि समाज शास्त्र इस पे आधारित है। मानव शास्त्र समाज, जैविक, सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण रखता है, जबकि समाज शास्त्र संरचनात्मक संस्था का दृष्टिकोण रखता है। बस खत्म। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन तो यही खत्म, नहीं और भी होगा शायद। इसका निष्कर्ष हो गया क्या? ये तो देखो, ये रहा। नहीं तो इसमें आपने समानता के बिंदु तो बताया ही नहीं। समानता ऐसे मतलब दोनों बतानी है भाई। अच्छा, फिर वो क्या था? उसमें तो तुमने अंतर बताया। वो अंतर था ना। तो समानता भी तो बताओगे ना। अच्छा, इनकम्प्लीट हाँ, दोबारा लिखूंगी मैं इसको। और सर, मैंने जैसे नोट्स पढ़े थे, तो जैसे मैं PYQ देखी थी, तो कुछ तो नोट्स में है ही नहीं, लिखा है, कराया ही नहीं है। हाँ, तो हर चीज नहीं मिलती है ना। अरे कुछ चीजें तो बाहर से आती है, कुछ चीज़ें तो बाहर से आती है। उसमें क्या है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, मूल्यांकन पर। वो ये जब बार बार पढ़ो, रिविजन पढ़ो, तो आप लिख लोगे। जैसे मैं खुद ऐसे जो नए क्वेश्चन आए थे मैं लिख के आया था उनको, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो, इसमें बड़ी बात नहीं, लिख लोगे जब बार बार रिविजन करोगे तब। समाज शास्त्र का विज्ञान है, मूल्यांकन करो। समाज शास्त्र व्याख्या और अनुशासन के रूप में परीक्षित 2 क्वेश्चन। मानव शास्त्र परिभाषा के बारे में लगभग सभी विद्वान सहमत है। समाज शास्त्र समाज के जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, परंतु मत भिन्नता होने के कारण इनकी परिभाषा में मत भिन्नता दिखाई देती है। जैसे, अरे भाई आपसे परिभाषा पूछ ही नहीं रहा, आप ये क्यों लिख रहे हो? जॉनसन, बोगोडोस, फ्लेमिंग आदि अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता था। अगस्त कॉम्टे पास एमएल समाजशास्त्र के प्रारंभिक संस्था समाजशास्त्र अध्ययन। आपको ये बता रहा मैं, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, तो समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए, विज्ञान को परिभाषित कीजिए, फिर कैसे समाज शास्त्र विज्ञान है ये बताना है आपको। फिर आप इसका सब पक्ष में लिखोगे, फिर कुछ लिखोगे विपक्ष में लिखोगे, फिर आप आखिर में कंक्लूड बोलो कि हाँ ऐसा नहीं है, समाज शास्त्र भी विज्ञान की तरह है। पर हाँ, इसमें ये है कि एकदम ऑब्जेक्टिविटी नहीं पा सकते, पर आप सब्जेक्टिविटी के आधार पर कुछ कुछ तो बता ही सकते हो, पूर्वानुमान कर सकते हो आप। जब किसी अनुशासन जैसे समाजशास्त्र में केवल था तो आंकड़ों पर आधारित होकर अध्ययन किया जाए, बल्कि मानव के अनुभव, आशय, उद्देश्य, व्यवहारों के पीछे की व्याख्या की जाए तो उसे व्याख्यात्मक अनुशासन कहा जाता है, जिसमें समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक अनुशासन कहने के लिए निम्न तर्क दिए गए हैं। मैक्स वेबर में कहा कि समाजशास्त्र कार्य सामाजिक क्रियाओं को अनेक अर्थों के साथ समझना, जिसमें उन्हें ये तो दूसरे क्वेश्चन का लग रहा है मुझे। तो उल्टा सुल्टा कैसे हो गया? वैज्ञानिक ऐसे विषय जिसमें विषय वस्तु संबंधी ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है, जिसमें निरीक्षण तथा तथ्य संग्रह, विश्लेषण, वर्गीकरण के साथ साथ क्या होना चाहिए, इससे क्या है, मात्रक अध्ययन तथा कार्य कारण संबंध की व्याख्या के साथ सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण तथा उनके परीक्षण पुनः परीक्षण की घटना के बारे में पता लगाना, भविष्यवाणी संभव। जिन विचारों समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप में स्थापित करना चाहा, उन्होंने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग और वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद की प्रस्तावित करके समाजशास्त्र के प्राकृतिक विज्ञान के सामान्य विज्ञान बनाने पर बल दिया, जिसमें समाजशास्त्र में विज्ञान के तत्व निम्न है: वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, क्या वर्णन का मात्र, कार्य कारण संबंध की व्याख्या, सार्वभौमिक निष्कर्ष, सामान्यीकरण।
अतः समाजशास्त्र को विषय वस्तु घटनाएं होती है जिनकी इकाई व्यक्ति उसकी गंतव्य क्रिया जो व्यक्ति की चेतना एक पक्ष से प्रभावित होती है फलतः सामाजिक घटनाओं के पीछे क्रियाशील पूर्व निर्धारित नियमों कार्य कारणों संबंधित सोचना संभव है एक सीमा तक की जा सकती है फलतः सामाजिक विज्ञान है। इसमें बताइए आप पहले भाई समानता कौन से है जो ऐसे तत्व बताने हैं जो समाजशास्त्र विज्ञान घोषित करते विज्ञान जैसा विषय आपको फिर अंतर बताना था कि हाँ जो लगता है कि विज्ञान और समाजशास्त्र में बिल्कुल भी समानता नहीं पाई जाती है तो दोनों चीज़ आनी चाहिए भाई तब जाके होता आंसर। तो इसका फिर आगे का कहाँ अच्छा अरे तीसरा ये क्वेश्चन दूसरे का है ये जब किसी अनुशासन तो क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा करो ना वहीं एक क्वेश्चन क्यों लिख देती हो आप जब से लिखूंगी जब किसी अनुशासन जीव समाजशास्त्र में केवल तथा और आंकड़ों पर आधारित होकर अध्ययन न किया जाए बल्कि मानव के अनुभव आशय उद्देश्य व्यवहारों के पीछे की व्याख्या की जाए तो उसी व्याख्यात्मक अनुशासन कहा जाता है। इसमें समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक अनुशासन कहने के लिए निम्न तर्क दिए हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र के कार्य सामाजिक क्रियाओं के उनके अर्थ के साथ समझना जिसमें उन्होंने समझने की पद्धति पर जोर दिया जैसे अगर कोई किसान खेत में हल चला रहा है तो उसे केवल सिर्फ मान लेना पर्याप्त नहीं है ये समझना होगा कि किसान ऐसा किस सोच से कर रहा है परिवार का पालन पोषण परंपरा निभाना धार्मिक कर्तव्य पूरा करना या सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना। वहीं दुर्गम की समाजशास्त्र की तथा परमाणु तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश लेकिन वेबर ने कहा कि केवल आंकड़े तथा तथ्य पर्याप्त नहीं है हम लोगों के व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को भी समझना होगा। समाजशास्त्र व्यक्ति है सोच और दृष्टिकोण समझता है व्यक्तिनिष्ठ अर्थों पर जोर देता है अतः सामाजिक क्रिया को समझकर हर प्रकार के पीछे सामाजिक कारण और उद्देश्यों को पता लगाता है जिससे वह शोधकर्ता खुद को दूसरों की जगह रखकर अपने समझने की कोशिश सहानुभूति की विधि अपनाकर उनका अर्थ समझकर उनके पीछे उद्देश्य भी देख लेता है। केवल कहना लोग मंदिर जाते हैं वैज्ञानिक विवरण है तो ऐसा नहीं आता। समाजशास्त्री व्याख्या अनुसार से संज्ञा दी जाती है वहाँ केवल परिणामों का आदि पर जोर न देकर उनके पीछे छिपे माहौल भाव अनुभव उद्देश्य अर्थों को समझकर और ही क्रिया को धर्म समझने की मर्म समझने की कोशिश की जाती है। कंक्लूजन जरूर सही है और कोई सही नहीं है थोड़ा अच्छे से करिए चैट जीपीटी सर्च कीजिए। चलो ठीक है युवराज की कॉपी चेक कर देता हूँ इसके कोई है क्लास में अभी कोई नहीं चलो श्वेता है चलो इसका कॉपी चेक कर देता हूँ युवराज का ये युवराज की कॉपी थी ये एथिक्स लिखा उसने यह माना जाता है कि मानवीय कार्य को नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना होगा। यदि हाँ तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है दिन प्रतिदिन कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान नैतिक रूप से किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है पहली डिमांड ये है यदि हाँ तो नैतिक मानव जीवन में इसे बढ़ावा देना चाहती है यस तो दिन प्रतिदिन कामकाज में इसके सामने आने वाले संघर्ष के समाधान नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं तो आपको बताना है एप्लीकेशन। देखते इन्होंने क्या लिखा है पहले नैतिकता डिफाइन नैतिकता व आधार जो व्यक्ति को सही गलत के बीच चुनाव करने में मार्गदर्शन देती है किसी भी संगठन या व्यवस्था के नैतिक मूल्यों को पालन सुशासन और विश्वास निर्माण का मूल आधार है। युवराज याद रखना कि एग्जाम्पल जरूर लिखिए बिना एथिक्स एग्जाम्पल के आगे नहीं बढ़ेगा तो एग्जाम्पल लिखिए। नैतिकता द्वारा प्रोत्साहित मूल्य पहले आपको यहाँ पे बताना है यदि हाँ तो कैसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए हाँ सुचारू कामकाज सुनिश्चित होगा उससे अगर नैतिक रूप से चलोगे तो आप नैतिकता का पालन करोगे तो फिर आप उसके बाद में बताओगे उसके आने वाले तो हाँ तो नैतिक मानव जीवन में कैसे किसे बढ़ावा देना चाहती है तो वो बताना पड़ेगा फिर उसके बाद में बताना पड़ेगा किस प्रकार सहायता करती है। सत्यनिष्ठा ईमानदारी पारदर्शिता कर्तव्यनिष्ठा उत्तरदायित्व और दूसरी बात एग्जाम्पल लिखिए सहानुभूति करुणा न्यायप्रियता परिणाम नैतिकता लैंगिक न्याय समानता कानून और नियमों का सही पालन मानव जीवन का एथिक्स मानव जीवन में एथिक्स का उद्देश्य क्या मानव जीवन में एथिक्स का उद्देश्य पूछा मानव जीवन से बढ़ावा देना चाहती है तो दिन प्रतिदिन हम इसके प्रेम करुणा स्वयं पर विश्वास आधा जीवन विचार साहस नेतृत्व भावना समझ का विकास पर्यावरण जैविकता संरक्षण सत्यनिष्ठ कर्मशीलता पहली बात इस बॉक्स के बाहर लिखोगे तो माइनस में नंबर जाएंगे। नैतिक मानव जीवन किसे बढ़ा देना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन कामकाज में इसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान नैतिक रूप से मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। समाधान नैतिक मूल्य निजी स्वार्थ बनाम सार्वजनिक हित नैतिकता सार्वजनिक हित को प्राथमिकता एग्जाम्पल दो नियम पालन बनाम व्यक्तिगत संबंध निष्पक्षता और समानता के मार्गदर्शन आती है त्वरित लाभ बनाम दीर्घकालीन विश्वास नैतिकता निर्धारित दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती है
महिला मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में खुशहाली और आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो नैतिक मूल्य न केवल व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं बल्कि संगठन और समाज के सुचारू संचालन, विश्वास और दीर्घकालिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष अच्छा है, यहाँ पे सब जगह सही है, एग्जाम्पल की कमी है। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन की डिमांड को और अच्छे से एक में ही कंबाइन करो, अलग अलग मत करो और एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अभी उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए। पहली क्वेश्चन, जिनके आधार पर लोक सेवा के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य भी सिद्ध कीजिए। मतलब आप किसको ऊपर रखोगे, किसको नीचे रखोगे, फिर आप उसको जस्टिफाई करोगे। लोक सेवा केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि नैतिक लक्षणों से मूल्यांकित होता है। प्रशासन और जनता का विश्वास इन्हीं गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जैसे करके। 5 प्रमुख नैतिक लक्षण। सत्यनिष्ठा, व्यक्ति को लाभ से पूर्वक सिद्धांतों पालन। उदाहरण के लोक सेवा रिसर्च प्रस्ताव होकर नियमों के अनुसार निर्णय लेता है, एकदम सही बात है। निष्पक्षता, जाति धर्म राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना। उदाहरण नियुक्ति प्रक्रिया से केवल योग्यता आधार पर चयन करना, एकदम सही बात है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एकदम सेट हो रहा है। उत्तरदायित्व, अपने निर्णयों और कार्य के प्रति जनता संस्था के प्रति जवाबदेह होना। उदाहरण किसी योजना की सफलता को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुधारात्मक कदम उठाना। पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया और कार्यवाही से स्पष्टता और खुलापन। उदाहरण किसी सरकारी योजना की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर डालना। सहानुभूति, जनता की भावनाओं और जरूरतों को समझकर संवेदनशीलता से काम करना। उदाहरण आपदा पीड़ितों के पुनर्वास कार्य में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना। मैट्रिक्स में समावेश के औचित्य लक्षण के आधार पर जनविश्वास निर्मित होता है। सत्यनिष्ठा, प्रशासन सुशासन की गारंटी देते हैं। मैट्रिक्स में सम्मिलित नैतिक आचरण का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव होता है। अरे आपको ये बताना है कि आपने मैट्रिक्स में समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। आपने इनमें क्यों क्यों इन चीज़ों को लिया है और इनसे किसी व्यक्ति का क्या क्या पता लगता है। अतः इन 5 नैतिक लक्षणों का मैट्रिक्स शामिल करना उचित है क्योंकि यही लोक सेवक कार्य निष्पादन को जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाते हैं। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल क्या, तो मंडे को मिलेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।